हेलो स्टूडेंट्स, आदर प्रणाम। आज हम 10th क्लास का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको शॉर्ट फॉर्म में समझ आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। अगर आप रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं, ज़्यादा वैल्यूएबल और फिनिश गुड्स बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे आपको शुगर केन मिला, आपने उससे शुगर बना दी। आपको वुड मिली, आपने उससे फर्नीचर बना दी। इसी पेज पर हम स्टडी करेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस, ये हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है तरह तरह के टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स देकर। दूसरा, ये लोगों की डिपेंडेंस किस पे कम कर देता है, प्राइमरी सेक्टर पर, क्योंकि जॉब्स किस में मिल जाती है, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में। तीसरा, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फोर्थ, ये हमारे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करा देती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री कौन से इलाकों में लगा दी जाती है जो थोड़े से कम डेवलप्ड हैं, ताकि हर रीजन का क्या हो जाए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। हम इन चीज़ों को बेचकर बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी कमाते हैं। और जो कंट्रीज डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाती हैं। और इंडिया की प्रोस्पेरिटी भी कब आएगी, 1 मार्क्स में याद कीजिएगा, जब हम डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एक बार हम स्पीडली बुक से भी इसको कवर करेंगे। अगर आप प्रोडक्शन करते हो गुड्स की लार्ज क्वांटिटी में, रॉ मटेरियल से ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना देते हो। जैसे पेपर आपने किससे बना दिया, वुड से। शुगर किससे बनाई, शुगर केन से। सीधा हम इम्पोर्टेंस पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमें चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करना है। ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करते हैं, उन्हें तरह तरह के टूल्स देकर। दूसरा बेटे, ये लोगों की डिपेंडेंस किस पे कम कर देते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर पर। जॉब्स किस में मिल जाती हैं, सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में। ये हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी को भी कम करते हैं। यही सबसे बड़ी फिलॉसफी क्या थी, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने की रही थी सरकार के पास से। ये रीजनल डिस्पैरिटीज को कम कर देती है। इस इस्टेब्लिश कहाँ पर होती है इंडस्ट्री, ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में। इन चीज़ों को बेचकर हम क्या कमाते हैं, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज। जो कंट्रीज ज़्यादा वाइड तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो ज़्यादा प्रोस्परस होती हैं। इंडिया की प्रोस्पेरिटी भी किस में है, जब वो अपनी इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई करे। अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर चलती हैं। कैसे चलती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, वो उन्हें बदले में क्या दे देते हैं, तरह तरह के टूल्स और इम्प्लीमेंट्स दे देते हैं। एग्रीकल्चर उन्हें इन चीज़ों के लिए ऑर्डर देता है। और ये इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोसेस को ज़्यादा क्या बना देती है, एफिशिएंट बना देती हैं। देखिए जरा बुक से भी ये लाइन आ सकती है आपकी, कोई भी इसे पढ़ लीजिएगा। एग्रो इंडस्ट्रीज किसको बूस्ट देती हैं, एग्रीकल्चर को, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर। वो रॉ मटेरियल दे देती है उन्हें, इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं, टूल्स वगैरह मिलेंगे। तो जो डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो किसकी मदद करते हैं, एग्रीकल्चर की। बल्कि उनके प्रोसेस को वो क्या बना देते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी बना देते हैं। और इस उभरती हुई दुनिया में हमारे पास कौन सी कंट्रीज ज़्यादा बेटर रहेंगी, जिनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेटर होगी। और जिस दिन इंडिया के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बेटर होगी, वो किस में कम्पीट कर पाएगा, इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये तो आपकी सारी इंडस्ट्रीज इस बार चांस की बात है, सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसी बीच में आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, जिसके आपके बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। आप अपनी इंडस्ट्रीज कहाँ पर लगाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर समझ आ गया आप लोगों के, और आ भी जाएगा। पहला फैक्टर याद रखिएगा, जहाँ पर आपको क्या मिले, रॉ मटेरियल मिले, वहाँ पर क्या लगाना, अपनी इंडस्ट्रीज लगा देना। जहाँ पर पावर या इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं अच्छी हों, वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। जहाँ पर आपके पास एक बड़ा मार्केट हो, वहाँ पर आप क्या लगा देना, अपनी इंडस्ट्रीज लगानी है। जहाँ पे आपके पास सस्ती लेबर हो, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, अपनी इंडस्ट्री लगा देंगे। नेक्स्ट, जहाँ पर आपके पास
पोर्ट फैसिलिटीज़ हो, अगर वो किनारे वाला शहर है तो पोर्ट फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अब नई चीज़ों में हमारे पास आपके पास क्या होनी चाहिए, वहाँ पर बैंकिंग होनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उस इलाके में क्या होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। अगली बात, अगर वो हमारे पास कोई फसल वाली क्रॉप आ जाती है तो आप उसमें दो चीज़ें और ऐड कर दीजिएगा, सॉयल प्लस क्लाइमेट। अगर ये सब चीज़ें आपको मिल जाए तो आप वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया, शुगर की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो यूपी और बिहार में क्यों है? सॉयल फर्टाइल है, वहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है, वहाँ पर सस्ती लेबर मिलती है, वहाँ का क्लाइमेट सुटेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसी, सब कुछ लिख सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन आ सकता है, जूट मिल्स हमें हुगली बेसिन के पास ही क्यों मिलती हैं? क्योंकि वहाँ पर अबंडेंस ऑफ वाटर है, दैट इज़ द प्री रिक्वायरमेंट फॉर द जूट। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती लेबर मिलती है, बहुत बड़ा मार्केट है, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो एकदम से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम सीधा बढ़ते हैं आगे, ये सब सिलेबस में नहीं है। अब हमारी एग्रोबेस इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। इसमें हमारे पास क्या होती है, इनको रॉ मटेरियल किससे मिलता है? दे गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर। इसमें जो सबसे पहली इंडस्ट्री हम पढ़ेंगे, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री आएगी। टेक्सटाइल क्या क्या काम करती है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बड़ा रोल है, एम्प्लॉयमेंट देती है, और इससे हम बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। 1 मार्क्स में ये पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है अपनी वैल्यू चेन में। इसमें हम सबसे पहली इंडस्ट्री कौन सी पढ़ेंगे? कॉटन की। तो मैं स्वीटली आपको 1 1 मार्क्स से क्वेश्चंस बताता रहूँगा, जल्दी जल्दी सुनिएगा। पहले हमारे देश में हैंड स्पिनिंग चलती थी, हैंडलूम चलते थे। 18वीं सेंचुरी के बाद आ गए थे पावर लूम्स। सबसे बड़ा तगड़ा झटका कब लगा? जब हम कॉलोनाइज्ड हो गए थे। और किसने हमें कब्जे में ले लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि उन्होंने सस्ता कपड़ा कहाँ से भेजा था? इंग्लैंड से, जो मिल्स में बना हुआ था। फिर 1 मार्क्स से, पहली मिल मुंबई में लगी थी 1854 में। और जब दो वर्ल्ड वॉर हुई तो इंडिया उस समय किसकी कॉलोनी था? ब्रिटिशर्स की। तो यूके ने उस समय क्या दिया? थोड़ा सा बूस्ट भी दिया था डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा अब तक के, जितनी भी कॉटन की इंडस्ट्रीज हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों है? अब आप खुद लिख सकते हैं। सॉइल सुटेबल है, क्लाइमेट फेवरेबल है, वहाँ पर पोर्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। देखो बुक में भी ये लिखा हुआ है, रॉ रॉ मटेरियल है, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर है, क्लाइमेट है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ेंगे, जो बेकार की चीज़ें मैं आपकी छोड़ता हुआ चलूँगा। इसमें स्पिनिंग ज़्यादातर कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में। वीविंग थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज्ड है और इसमें कुछ स्किल्स भी हैं। 1 मार्क्स में याद रखिएगा, सिल्क, कॉटन, जरी और एम्ब्रॉयडरी भी है। अब देखिए हमारे दो क्वेश्चन आ जाएंगे। गांधी जी क्या कहते थे? खादी पहनिए। सबसे पहले तो वो लोगों में नेशनलिज्म की स्पिरिट लाना चाहते थे। दूसरी बात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना चाहते थे। तीसरी बात, वो चाहते थे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। फोर्थ, खादी आज भी किसका सिंबल मानी जाती है? सेरेनिटी एंड द प्योरिटी। तो ये चार बातें आप इसमें लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, मिल सेक्टर लूमेज कम रहनी चाहिए पावर लूम और हैंडलूम से। मीन्स बड़ी इंडस्ट्रीज कम हो, छोटी इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो। इसकी भी रीज़न याद रखिए, ताकि बूस्ट किसको मिले? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। दूसरी बात, ताकि हमें डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स मिले, तरह तरह की चीज़ें मिल जाए। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतने सारे तरह के हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। थर्ड नंबर पर, ताकि हमें बूस्ट मिले, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स मिले, एंटरप्रेन्योर स्किल्स आ जाएं, मतलब हम मालिक बने बजाय नौकर बनने के। तो ये सभी चीज़ें वो चाहते थे। इसमें हम वो भी लिख सकते हैं कि वो बिलीव करते थे मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए। अब जूट में हमारे पास क्या आएगा? बस एक मेन क्वेश्चन बनता है, जितनी भी जूट की मिल्स हैं, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, और सेकंड नंबर पर आता है एज द एक्सपोर्टर। जितनी भी मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में है, यानी कौन से रिवर के पास है? हुगली। अब आप लिख सकते हैं क्यों?
क्योंकि जूट की प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, वो वहाँ पर है, चीप लेबर मिल जाती है, बहुत बड़ा मार्केट मिलता है, पोर्ट फैसिलिटीज़ है, सॉयल अच्छी है, सब लिख दीजिए। क्लाइमेट फेवरेबल है। पहली मिल हमारी कोलकाता में लगी थी, ये रिश्रा में लगी थी। और 1947 में पार्टीशन के बाद हमारा 3/4 एरिया किसके पास चला गया था? बांग्लादेश। तो ये हमारा किसके बारे में था? ऑल अबाउट द जूट। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको आप छोड़ सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री में हमारे दो क्वेश्चन बनेंगे। इंडिया सेकंड नंबर पर आता है शुगर में, लेकिन फर्स्ट नंबर पर आता है गुड़ और खंडसारी में। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा जितने भी मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों हैं? आप फिर खुद लिख दीजिए। सॉयल सॉयल सुटेबल है, क्लाइमेट फेवरेबल है, बहुत बड़ा मार्केट है, चीप लेबर है। अगला क्वेश्चन आएगा, अब सारी की सारी मिल्स कहाँ पर भाग रही हैं? महाराष्ट्र की तरफ भाग रही हैं, या फिर साउथ और वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ क्यों भाग रही हैं? क्योंकि वहाँ के गन्ने में सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ पर कोऑपरेटिव्स ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वहाँ पर क्रशिंग सीजन लॉन्ग है, मतलब लंबे समय तक आप गन्ने को स्टोर करके रख सकते हैं। वहाँ पर बगास का भी मैक्सिमाइज यूज़ होता है, बगास जो गन्ने का वेस्ट निकलता है। ये सारी चीज़ें आप बुक से पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पर गन्ने में सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा है, कूलर क्लाइमेट की वजह से लॉन्ग क्रशिंग सीजन है, वहाँ पर कोऑपरेटिव ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। अब हमारे पास अगली मिनरल बेस्ड आ जाएंगे। इनमें हमें रॉ मटेरियल मिनरल से मिलता है, वो कौन सी कहलाती हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। अब इसमें हमारी सबसे पहली इंडस्ट्री आएगी आयरन एंड स्टील। इसको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज हैं वो सब किस पे डिपेंडेंट होती हैं? आयरन एंड स्टील। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो सब किसके भरोसे चलता है? आयरन एंड स्टील। और डेवलपमेंट इंडेक्स भी क्या होता है? हमें किस चीज़ से कैलकुलेट हो जाता है किसी भी देश का? बाय द कंजप्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। ये इन्होंने लिख दिया कि ये हमारे पास क्या है, हर चीज़ के लिए क्या चाहिए? हमें स्टील चाहिए। और जितना भी कोई भी देश स्टील यूज़ करता है वो उसका डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। 1 मार्क्स में इसके रॉ मटेरियल याद कीजिएगा। आयरन ओर चाहिए, कोकिंग कोल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए इन द रेशो 4:2, और थोड़ा सा आपको क्या चाहिए? मैंगनीज। यानी हर 1000 किलो पर आपको 10 किलो किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैंगनीज की ज़रूरत पड़ती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। नेक्स्ट बात पर पहुंचेंगे, तो हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री आ जाएगी? हाँ, और एक ही हमारा छूट गया था, जो छोटा नागपुर रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज है। अब आपसे पूछा जा सकता है क्यों? वहाँ पर आयरन और मिलती है, कुकिंग कोल मिलता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, चीप लेबर मिल जाएगी, वो तो आप सब लिख सकते हैं पॉइंट्स। अब हमारी कौन सी इंडस्ट्री आ जाएगी? एल्युमिनियम की इंडस्ट्री आएगी। ये हमारे पास सेकंड मोस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। अब दो मेन बातें एल्युमिनियम वो लिख दोगे कि आप, ये मैलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मेन बात क्या है? ये लाइट इन वेट और नॉन कोरोसिव है। इसकी ऑक्साइड लेयर बनती है जो बाकी की लेयर्स को बचा लेती है। इससे आप क्या क्या बना सकते हैं? एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स। और आज के लिए किसके सब्सटीट्यूट के रूप में पॉपुलर हो रही है? स्टील, कॉपर, जिंक और आयरन के रूप में। लेड की जगह भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी इंडस्ट्रीज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला में। अब रीजन पूछी गई, आप लिख पाएंगे? एक तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और अबंडेंस में हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। दो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, बाकी आप लिख सकते हैं। और इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल है वो बॉक्साइट होता है, जो बल्कि है डार्क रेडिश कलर का है। एक अगर आप चार्ट को भी देखेंगे तो देखो 4 से 6 टन हमें बॉक्साइट मिला, उससे 1 टन एल्यूमिनियम बनी। और एल्युमिनियम बनाने के लिए आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए। तो दो बेसिक चीजें कौन सी रहेंगी? इलेक्ट्रिसिटी और अबंडेंस ऑफ द रॉ मटेरियल। आगे चलते हैं हमारे पास। अब केमिकल इंडस्ट्री आ जाएंगे हमारे पास। केमिकल इंडस्ट्री इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और दुनिया भर में जब से ईवी की क्रांति आई है, बैटरीज आ गई हैं, तो केमिकल के तो पंख लग चुके हैं इससे। इसमें हमारे पास लार्ज और स्मॉल स्केल यूनिट्स भी होती हैं। दोनों तरह के केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक। इन ऑर्गेनिक में हमारे पास फर्टिलाइजर, सल्फ्यूरिक एसिड, इनसे क्या बनता है? फाइबर, प्लास्टिक बनते हैं, और ये पूरी की पूरी देश में फैली हुई हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो पेट्रोकेमिकल से डिराइव होते हैं, इनसे भी प्लास्टिक, फाइबर्स वगैरह बनते हैं।
लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिकल की इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा किसके पास होंगी? पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल मिलता है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से ही मिलता है। केमिकल इंडस्ट्री अपनी सबसे बड़ी कंज्यूमर खुद है, क्योंकि पुराने केमिकल अलग अलग तरह से मिलते हैं और नए नए केमिकल बनाते रहते हैं। तो ये मेन बात हमारी किसकी रहेगी? केमिकल। अब ऑटोमोबाइल हम आ जाते हैं, सॉरी, फर्टिलाइजर्स पर। फर्टिलाइजर्स में हमारे पास पहले नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आते थे जिसमें यूरिया चलती थी। पहले आप किसी भी किसान से पूछते यूरिया यूरिया यूरिया, अब एनपीए का फैशन आ गया है। अब इनको हम क्या बोल देते हैं? एनपीके फर्टिलाइजर, जिसमें एन नाइट्रोजन है, पी फॉस्फेट है और पोटेशियम के है हमारे पास। पोटेशियम 1 मार्क्स में याद रखिएगा, हमारे देश में नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है। बूस्ट कब मिला था हमारे देश को? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। स्पेशली कौन से स्टेट्स में? उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, गुजरात में। कुछ और प्रोड्यूसर्स आप लिख सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री पे पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, क्या बताया बेटे, सीमेंट से आप क्या क्या बना सकते हैं? हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस बना सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल कौन है? लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम है, चूना मिलाया जाए। बारीक पिसी हुई रेत मिल जाएगी आपको, साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसमें दो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट कोल और इलेक्ट्रिक पावर्स हैं। ज़्यादातर ये कहाँ पर है? गुजरात में। ताकि बड़ा मार्केट कहाँ पर हम कवर कर सकें? गल्फ कंट्रीज में। पहला सीमेंट प्लांट कहाँ पर लगा था? चेन्नई में लगा था 1904 में। अब दो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज आपकी आने वाली हैं, अगर आपने अब तक ध्यान से नहीं सुनी है तो ये जरूर सुनिएगा। सबसे पहले आएगी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बहुत आसान है, ये दो चीज़ों को इधर से उधर कैरी करती हैं, गुड्स सर्विसेज एंड द पैसेंजर्स। इसमें ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल आ जाते हैं। और इसमें हमारे पास टू व्हीलर है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स भी हैं। अब दो पॉइंट याद रखिएगा, लिबरलाइजेशन के बाद हमारे देश में क्या है, बहुत सारे कंटेम्प्ररी मॉडल्स आ गए थे। और जब एफडीआई आया तो एकदम से क्वांटम जंप किसको मिली थी? इस इंडस्ट्री को। अब आया था एफडीआई, जब फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनीज ने सीधा आकर किस में पैसा लगा दिया? हमारे देश में। इंडस्ट्री मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता में मिल जाएंगे। आईटी हमारी सबसे ज़बरदस्त इंडस्ट्री है और सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल, क्योंकि आईटी 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 चल रहा है। इसमें हमारे पास टेलीफोन, टेलीविज़न, सेलुलर, टेलीकॉम, रडार्स, कंप्यूटर सब आ जाते हैं। 1 मार्क्स में याद रखिएगा, बेंगलुरु इस समय हमारी क्या है? आईटी कैपिटल है। कुछ नए सेंटर्स मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद भी हैं। और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा क्या जनरेट करती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। और दोनों चीज़ों में हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। ये सक्सेस का कारण है आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हम तरह तरह के क्या पढ़ लेंगे? अब पोल्यूशन, ये मैं बहुत स्पीडली कवर करूंगा क्योंकि आप बच्चों को ज़्यादातर आते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन, जब एयर में आप अनडिजायरेबल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ देंगे। इसके मेरे सबसे बड़े हमारे अपराधी हैं वो पेपर फैक्ट्री, ब्रिक क्लिन, रिफाइनरीज हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स और बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स हैं। कई बार टॉक्सिक गैस लीक्स भी होते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुए। इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। वाटर पोल्यूशन भी आपको पता होगा, जब ऑर्गेनिक वेस्ट या इनऑर्गेनिक वेस्ट किस में फेंक दिया जाता है? रिवर्स में। इसके सबसे बड़े अपराधी पेपर, पल, केमिकल और टेक्सटाइल्स हैं। दूसरी बात, इसमें फ्लाई एश, पोस्को, जिप्सम, आयरन और स्टील स्लैग्स आ जाते हैं। राख आ जाएगी, जैसे जंग लगा आयरन में, उसका चूरा उड़ता है, ये बहुत खतरनाक वेस्ट है। थर्मल पोल्यूशन थोड़ा सा अच्छा है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हॉट वाटर थर्मल प्लांट्स का डायरेक्टली किस में फेंक दिया जाता है? वाटर बॉडीज में। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण कैंसर हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मिसकैरेजेस। और अगर ये पानी में मिल गया, अंडरग्राउंड वाटर में, सॉइल में पर्कोलेट करा और नीचे चला गया, तो इससे अंडरग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी वेरी, नॉइस पोल्यूशन तो ये हो गया। अगर यही बताया उन्होंने, अगर रेन वाटर के साथ ये पर्कोलेट कर जाएगा तो ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट होगा। नॉइस पोल्यूशन एंगर कर सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट कर सकता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कई बार आपको स्ट्रेस भी बढ़ता है। इसके सबसे बड़े गुनाहगार कौन है? जनरेटर्स हैं, सॉज हैं, न्यूमेटिक एंड द इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स। एक नाटक, किसी ने जनरेटर चला दिया, आरा मशीन चल रही है, किसी का ड्रिलिंग चल रही है, दिमाग खराब हो जाता है। अब आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, हम भी स्पीड हल्की कर देंगे, कंट्रोल और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? पानी पानी पानी। इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आप वाटर को रीयूज करें और रिसाइकिल करें, एक एक स्टेप पर चलेंगे।
दूसरे नंबर पर सभी बच्चों को क्या करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, जो हमने वाटर चैप्टर में पढ़ी थी। तीसरे, जो हॉट वाटर है उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, और इसकी स्टेप्स 3 रहेंगे आपके पास। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, इसमें सबसे पहले आप स्क्रीनिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे पानी में क्या क्या गंदगी है, फिर ग्राइंडिंग करा देंगे, उसको पीस देंगे धड़ाधड़। थर्ड नंबर पर उसमें बुलबुले उठाए जाएंगे, उसको फ्लोकुलेशन, बहुत सारी गंदगी ऊपर आ जाएगी। फोर्थ नंबर पर सेडिमेंटेशन होगा, पानी को रोक कर रखेंगे, गंदगी नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी बायोलॉजिकल है, इसमें वाटर क्लिनजिंग बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड में तीनों को कंबाइन कर देंगे, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड द फिजिकल। तो ये क्लियर हुआ। जितना भी पानी धरती से निकाला जा रहा है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना ही पड़ेगा। इसी तरह से फैक्ट्रीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, फैक्ट्रीज में आपको स्मोक स्टैक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर और इनर्शियल सेपरेटर्स लगाने पड़ेंगे। मतलब होगा कि एक छन्नी लगाई जो सूट को ऊपर ना जाने दे, उसकी सफाई करती रहे और उसे पार्टिकल्स में बदलती रहे। स्मोक को कम करने के लिए ऑयल और गैस का यूज़ किया जा सकता है। मतलब आप ये किसका यूज़ ना करें, कोयले का यूज़ ना करें, ऑयल और गैस का यूज़ करें। मशीनरीज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या फिट करने पड़ेंगे, साइलेंसर्स। अपनी मशीनरी को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज़ करें बजाय ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स के। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत काबू में ला सकते हैं इस पोल्यूशन रूपी चीज़ को। और लास्ट में हमारे पास बेटे एक कंपनी हमें इसमें रास्ता दिखा रही है, इसका नाम याद कर लेंगे, एनटीपीसी। सबसे पहली बात तो एनटीपीसी के पास आईएसओ सर्टिफिकेशन है ईएमएस में। अब आप कहेंगे ये क्या होता है। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफिकेट देती है क्राइटेरियाज को चेक करके, वो इनके पास है। किस चीज़ में, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। इनकी अप्रोच को कौन सी अप्रोच बोला जाता है, प्रोएक्टिव। और ये क्या करें, ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है, तो इसके 5 पॉइंट आपको याद करने हैं। सबसे पहले ये रिसोर्सेज को पूरा यूज़ करते हैं, नई से नई टेक्निक लाते हैं। जैसे दिमाग तो है, वेस्ट कर देते हैं कुछ लोग, कुछ यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं। दूसरा, कम से कम वेस्ट जनरेट करते हैं, राख का भी यूज़ कर लेते हैं। वेस्ट ना जनरेट करो और राख का भी यूज़ कर लिया। ग्रीन बेल्ट्स लगाते रहते हैं ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। फैक्ट्री के चारों तरफ हरियाली, बस इतना सा काम ही तो करना है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम करते हैं, इसके लिए ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट और ऐश वाटर रिसाइकलिंग होती है। अब आप कहेंगे क्या, राख को एक पॉन्ड में भरा, जितनी भी राख निकल रही थी पानी के साथ, राख का अलग यूज़ कर दिया, पानी का अलग यूज़ कर लिया रिसाइकिल करके। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग होती है, रिव्यूज़ आते हैं ऑनलाइन डेटाबेस, मतलब जितनी कार्बन भी छोड़ी जा रही है एनवायरनमेंट में, दैट इज़ वेल चेक्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी एक ज़बरदस्त काम कर रही है। तो मैंने थोड़ा स्पीड से तो आपको पढ़ाया, लेकिन इस पेज पे कि आपको समझ आ जाए। उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।